सभी भारतवासियों को प्रणाम एंड शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम अपने व्यापार जगत के उन सभी भाई बंधुओं को सामने उपस्थित समझकर मैं बात करना चाहूँगा। मित्रों, ये जो समय चल रहा है बहुत संकट भरा है। कोरोना महामारी से हम सारे लोग जूझ रहे हैं और इसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम भी एक व्यापारी हैं, एक फर्नीचर निर्माता हैं। मेरा नाम केदारनाथ पांडे और एक व्यवसाय करता हूं IMT मानेसर गुड़गांव में जी-कैन सीटिंग कलेक्शन के नाम से। भाइयों, ये बीमारी के लक्षण क्या हैं, इसके उपाय क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हजारों महापुरुष और भाइयों ने इसके बारे में चर्चा की हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कैसे इससे बचना है। खैर, इस बीमारी से भाइयों काफ़ी नुकसान हुआ है और हमारे व्यापार जगत के वो सभी भाई जो कल कारखाने चला रहे हैं, जो व्यवसाय खरीद के और बेचते भी हैं, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे उद्योग हैं, उस सारे उद्यमी के मालिक इस समय काफ़ी संकट में, काफ़ी टेंशन में है। तो भाइयों, मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम तो ये जो संकट आया है, ये ऐसे टाइम पे आपको संयम बरतना है, परेशान नहीं होना है। इसके बारे में भी कहा गया है कि जब कोई संकट आए तो आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। ऐसे समय में इन चारों का साथ लेना चाहिए और कुछ का विशेष साथ मिलेगा, कुछ का कम मिलेगा, बट धैर्य रखना चाहिए। नेगेटिविटी अपने अंदर ना आने दें, पॉजिटिविटी में जिए, सकारात्मक सोच रखें। देखिए भाइयों, हमारे माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जैसे इसका आभास हुआ, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। आप ये देखिए कि उनकी दूरदर्शिता अगर देखा जाए कि जब हमारे यहाँ एक सिंगल केस भी नहीं हुआ था और इसका आभास होते साथ उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। हमारे 5000 बोगियाँ तैयार हैं आइसोलेशन और हॉस्पिटलिटी के लिए, और उन्होंने उस टाइम वुहान से 370 लोगों को बुलवा लिया था जब हमारे यहाँ सिंगल केस भी नहीं थे। खैर, जो हमारे देश के नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के हैं या देश के केंद्र के हैं, अपने तरीके से इस देश को संभाल रहे हैं इस महामारी के दौर में। सभी, मैं तो सभी किसी भी पक्ष से, मतलब चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और बहुत सारे हमारे यहाँ जो चल रहे हैं, वो सभी लोग, उन सभी पक्ष के जो CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने ढंग से हमारे पूरे राष्ट्र को देख रहे हैं, अपने अपने तरीके से उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके बीमारियों का उपाय ढूंढ रहे हैं। हमारे मोदी जी ने आप लोगों को शुरुआत में क्या कहा था कि जान है तो जहान है। भाइयों, दोनों में क्या महत्वपूर्ण है? जान है तो जहान है। अगर आप जिंदा रहेंगे, आप जन अगर रहेगा, इंसान रहेगा, तो पैसा फिर से कमा लेंगे। और उसको देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन किया और उस लॉकडाउन की वजह से आज अपना भारत देश बहुत सुरक्षित हो गया, बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम लोग। देखिए, अगर ये बीमारी इस तरह की है कि इसमें ये नहीं कि कोई बीमार हो गया उसका उपचार हो गया, इसका उपचार ही अभी तक नहीं हो पाया। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जितने भी उपाय बताए वही उपचार है, इसलिए ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़ा। अब इस कठोर निर्णय में आर्थिक अर्थव्यवस्था जितनी भी थी वो सब चरमरा गई। यही नहीं, आप ही की नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। लेकिन सर्वप्रथम यह था कि पहले आपकी रक्षा की जाए और वो सारे उपाय किए हैं। हमें इन पे अभी उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हमारी सरकार कुछ हमारी परेशानियों को अनदेखा करती है, देखिए, बिजनेस व्यापारी हमेशा सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार उस टैक्स से पूरा देश चलाती है, और आज उन्हीं के ऊपर संकट आ गया है।
तो सबको देखने के साथ साथ जैसे गवर्नमेंट विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी सारी सुख सुविधाओं को, उनके आवश्यक आवश्यकताओं को देखेंगे, वैसे हमारे व्यापारी भाइयों की तरफ सरकार को देखना चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा, प्रदेश सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ये आने वाला जो सुअवसर है, देखिए ये संकट की घड़ी खत्म होने वाली भाइयों, क्योंकि ये 14 तारीख तक ये महामारी का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता रहेगा, कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन 14 तारीख के बाद इस बीमारी से मुक्ति की तरफ अब जाना शुरू कर देंगे, बहुत कम होनी शुरू हो जाएगी और थोड़े दिनों में राहत मिलेगी। और उसके बाद भी जो भविष्यवक्ता हैं वो कहते हैं कि ये 20 जून के बाद पुनः इसका आगमन होगा। खैर तब तक काफ़ी दवाइयाँ बन चुकी होंगी और हम लोग भी इतने सतर्क हो चुके होंगे कि हम उसको निपट लेंगे। अभी उसको नहीं सोचना है, अभी हमें अपने परिवार के बारे में सोचना है। तो मैं कह रहा था कि हमारे देश और प्रदेश के सभी लोग, प्रधानमंत्री जी भी और सारे चीफ मिनिस्टर, नाम लें तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ये सब लग गए हैं, क्योंकि जो जो देश इस महामारी से जूझ रहे हैं वो सबको जो आशंका है और वो निर्मूल नहीं होगी, वो सही साबित होगी कि चाइना के द्वारा ये मानव निर्मित है। ये साबित जिस दिन हो गया, ये सारी कंट्रियां, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ये इंग्लैंड, ये सारे लोग उनसे विमुख होंगे और अपने कल कारखाने वहाँ से हटा रहे हैं और ये हमारी तरफ उन्मुख हो रहे हैं। तो हमारी सरकारें अपना प्रयास चालू कर चुकी हैं उनको बुलाने के लिए, और ये अच्छा कदम है, क्योंकि जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर से इंडस्ट्रियाँ आएंगी, तो हर व्यक्ति को बिजनेस व्यापार करने का सुअवसर प्राप्त होगा। लेकिन मैं अपने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ कि भाइयों, उनको तो जरूर बुलाएं, लेकिन जो प्रत्यक्ष में जो यहाँ के बिजनेस व्यापारी हैं, जो आपको टैक्स दे रहे हैं, इस देश को आज तक इनके भरोसे संभाला हुआ है आप लोगों ने, इनके ऊपर ध्यान देके कोई निर्णय लीजिएगा। कोई ऐसा गलत निर्णय ना लीजिएगा कि इनके ऊपर थोप दिया जाए और ये परेशान होकर के हजारों याचिकाएं आपके पास पहुंच जाएं। ऐसा मत कीजिए। पहले अपने देश के बिजनेस व्यापारियों को सहयोग दीजिए, इनको संभालिए और उनको भी लाइए। इसी तरह से जब आप निर्णय लेंगे तो सभी लोग अच्छा महसूस करेंगे। भाइयों, एक टाइम था जो हमारे मोदी जी ने कहा था जान है तो जहान है, और अब उनका कहना है कि जान भी होगा, और जहान भी होगा, क्योंकि अब हम स्थिति को संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उन बिजनेस व्यापारियों से कहना चाहता हूं भाइयों कि एक उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक माता का एक पुत्र मर गया, तो माता उस पुत्र को लेके बहुत विलाप कर रही थी। तो किसी ने कहा, भाई आप इस पुत्र को लेके जरा भगवान बुद्ध के पास जाइए, वो इसको जीवित कर देंगे। वो उनके पास लेकर गई और कही, भगवान आप मेरे पुत्र को जीवित कर दें, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी इसके शोक में। तो भगवान बुद्ध ने कहा, माता ऐसा है कि ठीक है, आप ऐसा करो कि आप कुछ घरों से आप सरसों ले आइए, सरसों के दाने ले आइए, लेकिन दाना मांगने के साथ साथ ये जरूर शर्त है कि किसी के घर में, जिस घर में मृत्यु ना हुई है, उस घर से कुछ सरसों के दाने मांग के ले आइए और मैं इसको जीवित कर दूंगा। वो माता गई, जिस दरवाजे पे जाती थी हर कोई कहता था मेरे घर में भी मृत्यु हुई, मतलब कोई ऐसा घर ही नहीं मिला जहाँ मृत्यु ना हुई हो। तो भाइयों, इस उदाहरण को देने का तात्पर्य है कि इस बीमारी से इस भारत देश का क्या पूरे संसार का एक एक बंदा प्रभावित हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी नहीं प्रभावित, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे कल कारखाने चलाने के मालिक हों, सभी लोग प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे समय में भाइयों ऐसा उदाहरण लीजिए कि जब सभी लोग दुखी हैं तो ये कहा जाए ये मर गए हैं इनको जीवित कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम सभी लोग साहस रखें। और दूसरी बात यह है भाइयों कि और एक उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूँ। हमारे भारत देश की 75% जनसंख्या गांव में रहती है। गांव के लोगों का उदाहरण लेंगे भाइयों
तो आपको आज ही समझ में आ जाएगा कि इस संकट से हमें कैसे उबरना है। भाइयों, गांव में आप देखते हैं लोग खेती बाड़ी करते हैं। जो फसल आज लगाई जाती है वो ऐसा तो है नहीं कि इसी महीने में हम काट लेते हैं, हमें समय का इंतज़ार करना पड़ता है। जो भी हमारे किसान भाई हैं वो समय का इंतज़ार करते हैं। 3 महीने 6 महीने फसल को लग जाता है उगने से लेके और पकने तक, और तब हम काट के लाते हैं। लेकिन उसी बीच में बारिश, तूफान, ओले पड़ जाते हैं, बारिश हो जाती है, वो सब भी नष्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों के ऊपर कितना बड़ा संकट आता है, लेकिन उस संकट को झेलते हैं और फिर संभलते हैं। ऐसे उदाहरण लें कि अगर आप किसान होते और आपकी फसल बर्बाद हो जाती तो क्या करते। तो ये संकट का समय आया है, ये बहुत जल्दी दूर हो जाएगा भाइयों। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं बहुत ज़्यादा उदाहरण दे करके और भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप संयम बरतें और साहस रखें और पुनः अपने फैक्ट्रियों को खड़ा करें। वो अवसर अभी हमारी सरकारें ढील देनी शुरू कर दी हैं, और आने वाले 17 तारीख में अब आपके 10 दिन रह गए हैं, वो समय आ जाएगा, आपके कल खाने खुलेंगे। लेकिन इस समय में सबसे ध्यान देने वाली जो बात है भाइयों, वो महत्वपूर्ण है। सुन लीजिए, सबसे पहले अपने परिवार, ये जो बिजनेस व्यापार करते हैं उसके अंदर जो कर्मचारी होते हैं, जो लेबर जिनको कहते हैं, मैं लेबर का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ कि लेबर उनको कहें। जैसे एक बिल्डिंग के, एक कंपनी को अगर बिल्डिंग के रूप में मान लें तो उसमें जितने खंभे होते हैं वो सारे महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे एक कंपनी में काम करने वाले जितने कर्मचारी होते हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि आप हमारे बिल्डिंग के, हमारे कंपनी के स्तंभ हैं, ऐसा संबोधन करके। और जितने भी आपके आसपास कर्मचारी हैं उनको, उनके फ़ोन नंबर हैं, अपने सुपरवाइज़र को बुलाइए या उनसे फ़ोन पे बात कीजिए कि हमारे आसपास जो लेबर हैं उनको सांत्वना दें कि जल्दी ही जल्दी हम फैक्ट्री खोलेंगे और सभी को सारी चीज़ें मिलेंगी, काम करने का अवसर मिलेगा, और उनको उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। और जो गांव में चले गए हैं उनको भी फ़ोन करवा करके उनका हाल चाल पूछें कि आप स्वस्थ हैं, सुखी हैं। आप जहाँ भी गए हैं, माँ बाप से मिलने की इच्छा हो जाती है ऐसे संकट की घड़ी में, और वो गए हैं उसका बुरा मत मानिए, वो आएंगे, आपके पास आएंगे। मैं अपनी बात करूं तो मेरे जितने भी बंदे गांव गए हुए हैं वो आतुर हैं आने के लिए, और आएंगे, मुझे कोई संकट नहीं होगा। और ऐसे आप भी समझिए, लेकिन उनको अपना समझिए। उनके दुख सुख में एक बात भी आप कर लेंगे तो उनको बहुत भरोसा हो जाएगा, वो आपके दुखों को समझेंगे। कितनी ऐसी कंपनी के कर्मचारी हैं, हमने 1 लाख उदाहरण आ जाएगा, आप देखना चाहें इंटरनेट पे देख लीजिएगा कि जब कंपनियां खत्म होने के कगार पे होती हैं तो अपने कर्मचारियों को अगर प्यार से बात करते हैं तो 1-1 महीना का तो वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, हम 1 महीने बगैर तनख्वाह के हम कंपनी का साथ देंगे, लेकिन कंपनी ना बंद कीजिए, हमारे रोजी रोजगार, हमारे परिवार का खर्चा यहीं से चलता है, रोजी रोटी चलती है, और वो साथ देते हैं। तो ऐसे ही ये समय है, हम सबको एक साथ लें, ये ना कहें, कोई कटु वचन न बोले भाइयों। ऐसे घड़ी में उनको भी बहुत कष्ट हुआ है। आप सोच सकते हैं कि आप तो घरों में, फैक्ट्रियों में या कहीं भी सुरक्षित बैठे हैं, वो 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल के चले गए, उनका कष्ट था, वो गए हैं। तो ऐसे कष्ट में आप एक बात भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और भाइयों, एकदम से तो आपका भी व्यापार नहीं उठ जाएगा, ये उठने में समय लगेगा। तो जितने भी आसपास के फैक्ट्री के आसपास या जहाँ भी रह रहे हैं लोग, पहले उनको सांत्वना दें, उनको बुलाएंगे, फिर उनको सूचनाएं आज से देना शुरू कर दें कि भाइयों 17 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलेगा, आप लोग तैयारी करें आने के लिए, और वो आएंगे भी। और एकदम से आपके पास भी काम भी नहीं आ जाएगा, इतना काम आने में भी समय लगेगा, कर्मचारी भी आने में समय लगेगा। तो संतुलन बनाएं। एक मुखिया जो होता है वो, उसका जिम्मेदारी होती है वो परिवार के सभी व्यक्ति को समान रूप से बात करे, समान रूप से एक आंख से देखे। एक आंख से देखने का मतलब समान रूप से देखना ये नहीं कि काना होकर के देखना है। खैर भाइयों, मजाक भी होना चाहिए बीच बीच में। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ये घड़ी खत्म होने वाली है, ये दुख की घड़ी थी और आई, और आप ये देखिए कि आप पे नहीं, पूरे संसार पे आई। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अवसर आएगा। बाहर की जितनी कंपनियां हैं, जो अमेरिका जैसी कंपनियां जो बम बारूद और मिसाइल, हवाई जहाज और ये सब असलहे बनाते हैं, वो कुर्सी बनाने पे या और काम, छोटे काम पे नहीं लगेंगे।
वो मौका आपको देंगे। ऐसे जापान है, इलेक्ट्रॉनिक में बहुत आगे है, वो आपको अवसर देंगे। ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, ये सारी कंट्रियां आपसे काम करेंगी। आप तैयार तो रहें, आपका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होने वाला है। थोड़ा इंतज़ार करें, इंतज़ार का फल मीठा होता है भाइयों। मैं बहुत ज़्यादा समझाने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आप सारे लोग बुद्धिमान और विद्वान हैं, क्योंकि बेवकूफ़ आदमी फैक्ट्री नहीं चला पाता है या इंडस्ट्री या व्यापार नहीं कर पाता है। बहुत योग्य बंदा होता है, उनमें योग्यता है आप लोगों में, और उसमें अधीर ना हो, बस यही है। ऐसे टाइम पे अगर आप अधीर हो जाएंगे तो आप बीमारी से जुड़ जाएंगे, और अगर कहीं कोई बीमारी लगे, मानसिक बीमारी हो गई या किसी तरह की बीमारी की आप वीक हो गए, तो ये सारा धरा का धरा रह जाएगा भाइयों। सो मैं लास्ट में आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि अब अपने आप को संभालिए, अपने लेबर को संभालिए, अपने बिजनेस व्यापार को संभालने के लिए, और पूरी तरह से तैयार हो जाएं। स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ कर लेंगे। ये सोच रूपी बीमारी से ग्रस्त ना हो। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।